चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही और उसी के वैरायटी के न्यूमेरिकल्स के अंदर जो अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारा सरफेस स्मूथ है, अब हम अज्यूम करेंगे कि वो सरफेस रफ है। ठीक है, सरफेस अगर रफ है तो क्या होगा। अब सबसे पहले ये सोचते हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी निकाल लें, थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लें और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन के जानकारी को निकालने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं कि कुछ मेंटल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे हम लोग को फ्रिक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। चलिए मान लेते हैं कि एक बहुत हेवी ब्लॉक है जिसका मास m है और हम लोग इसको मूव कराना चाहते हैं। हमने एक बहुत छोटा सा फोर्स लगाया, जैसे ही हम बहुत छोटा सा फोर्स लगाएंगे तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मूव करेगा, लेकिन ये मूव करेगा नहीं। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि बहुत हेवी बॉडी है। अगर हल्का बॉडी रहता तो शायद उतने ही फोर्स में मूव कर जाता, लेकिन बहुत हेवी बॉडी है इसलिए वो मूव नहीं करेगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है? हम अगर सोचे कि एक फोर्स तो mg लग रहा है, बहुत हेवी है, ठीक है, तो mg तो नीचे लग रहा है और एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे फोर्स को कौन अपोज कर रहा है? हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको कौन अपोज कर रहा है? ऐसा क्या हो गया कि हमने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाया। हमने फोर्स लगाया है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से इसमें एक्सीलरेशन आना चाहिए, पर जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वहीं पे अगर आप बहुत स्मूथ सरफेस पे रख दें, एक आइस ब्लॉक रखे, उसके ऊपर दूसरा आइस ब्लॉक रखे और तब उतना ही फोर्स लगा दें तो आराम से मूव कर जाता है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई दूसरा बॉडी हो तो मूव नहीं करता। एक फर्श पे, एक फ्लोर पे कोई दूसरा ब्लॉक रखा, उतना ही हेवी हो, फोर्स लगाते मूव नहीं करता है। तो क्या कारण है? उसका कारण है फ्रिक्शन। क्या कारण है? फ्रिक्शन उसका कारण है। फ्रिक्शन जो है वो इसको मूव नहीं करने देता। अच्छा, तो क्या होता है वास्तव में वो समझते हैं। जब हम लोग इस पे F फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन भी इधर उतना ही फोर्स लगा लेता है। जैसे मान लीजिए हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, हमने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी उधर से इधर 10 न्यूटन ही फोर्स लगाता है। अच्छा, ऐसा हुआ कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया भाई। ठीक है भाई, इसका मतलब समझ में आ गया। अच्छा, फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगा रहा है, तभी तो रुका हुआ है, तभी तो बैलेंस्ड है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अचानक से बिना फ्रिक्शन को बताए 15 न्यूटन अपना फोर्स कर लें। बिना फ्रिक्शन को बताए हम लोग अपना फोर्स बढ़ा के कितना कर लें? 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन फोर्स करेंगे तब मूव करेगा क्या? हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो अब भी नहीं मूव किया। फिर अचानक सोच में पड़े ये कैसे हुआ, अब क्यों नहीं मूव कर रहा है? हमने 10 न्यूटन लगाया, चलो फ्रिक्शन ने मान लो 10 न्यूटन लगा दिया, लेकिन अब तो हम 15 लगा रहे हैं, तो अब फ्रिक्शन कैसे ले जाने से रोक रहा है? तो इसका ये अर्थ हुआ कि फ्रिक्शन अब 15 न्यूटन लगा रहा होगा। तो जब हम 10 लगा रहे थे तो वो 10 लगा रहा था, जब हम 15 लगा रहे थे तो वो 15 लगा रहा है। हम और बढ़ाते हैं, अभी भी अगर नहीं मूव कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि फ्रिक्शन अभी भी हमारे बराबर फोर्स लगा रहा है। अरे ये तो गजब हो गया। इससे हम लोग एक फ्रिक्शन के नेचर के बारे में पहला पॉइंट समझ गए कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल वैल्यू है। वेरिएबल वैल्यू अभी तक जो हम लोगों को समझ में आया है इस एक्सपेरिमेंट से, वो ये समझ में आया कि फ्रिक्शन का जो फोर्स का वैल्यू है वो एक वेरिएबल वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। और वो किसके हिसाब से लगता है? अकॉर्डिंग टू जरूरत लगता है। अकॉर्डिंग टू जरूरत लगता है। जब इसको जरूरत था रोकने के लिए 10 तो इसने लगाया 10, जब इसको जरूरत था रोकने के लिए 15 तो इसने लगाया 15। तो फ्रिक्शन है एक वेरिएबल फोर्स, ये अपने मैग्नीट्यूड को बदल सकता है। किसके हिसाब से? जरूरत के हिसाब से।
अब दूसरा पॉइंट, अब मान लो कि हमने 10-12 लोगों को लाया, कितना भी हेवी ब्लॉक हो, सबने मिलकर लगा दिया 100 न्यूटन फोर्स, सबने मिलकर लगा दिया 200 न्यूटन फोर्स, क्या अभी भी मूव नहीं कर पाएगा? अब मूव करेगा। मान लो हमने लगा दिया 500 न्यूटन फोर्स, अब तो मूव करेगा कि नहीं करेगा? अब तो मूव करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से अपने वैल्यू को बदल तो सकता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। उसका एक क्या है? लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन अपने वैल्यू को बदल नहीं सकता है। फ्रिक्शन के वैल्यू का क्या है? एक लिमिट है, एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन अपने वैल्यू को बदल नहीं सकता है। थर्ड पॉइंट, अब हमने सोचा कि अच्छा फ्रिक्शन को बड़ा मन करता है, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, अब हम क्या करें? हमने चुपके से जो डायरेक्शन है उसको बदल दिया। हम इधर से फोर्स लगा रहे थे, हम आ गए इधर और हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया इधर, ये सोचकर कि अच्छा फ्रिक्शन इधर लगा रहा है ना तो हमको थोड़ा मदद हो जाएगा, है ना। हम लोग उधर से लगा रहे थे, फ्रिक्शन लगा रहा था इधर, हम लोग आ गए इधर और हमने लगाया फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस फ्रिक्शन, ये सोचते हुए कि यार फ्रिक्शन पहले अपोज कर रहा था, अब तो कुछ सपोर्ट कर दे। लेकिन यहां भी हमें निराशा हाथ लगी। हमने जब इधर से 10 लगाया, नहीं मूव किया, तो फिर सोचे कि क्या हुआ होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन इधर से 10 लगा रहा है, हमने लगाया 15, तो उधर से भी वो कितना लगाने लगा? 15। रुका ही रहा, मूव कर ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं मूव कर रहा होगा? शायद फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन भी बदल लिया है। तो यहां पे हमने देखा था कि फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। थर्ड पॉइंट हम लोग को पता चला, फ्रिक्शन कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगेन किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू जरूरत के हिसाब से वो अपना डायरेक्शन को बदल लेता है। तो यहां से समझ में आया फ्रिक्शन बहुत चालाक फोर्स है, फ्रिक्शन बहुत चालाक फोर्स है। तुरंत उसको पता चल जाता है कि हम लोग अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा लिए, तुरंत उसको पता चल जाता है कि हम लोग अपने फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर लिए और अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेता है। तो अब ये प्रश्न उठता है, अब ये हम लोग के दिमाग में आता है कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन क्या चाहता है वास्तव में? उसी से पूछा जाए कि भाई साहब क्या चाहते हो तुम? तो उसने बताया कि हम ये नहीं चाहते हैं कि ये दोनों जो बॉडी है, कौन सा दो बॉडी? तो ये यहां कुछ फ्लोर होगा या टेबल होगा जिस पे ये रखा हुआ होगा, ये जो दो सरफेसेस हैं जो आपस में कांटेक्ट में है बहुत देर से, वो आपस में बिछड़े ना, है ना। वो नहीं चाहता है कि वो ये दोनों दोस्त आपस में बिछड़ जाए, वो चाहता है कि दोनों दोस्त हमेशा साथ में रहे। तो चौथा पॉइंट ये फ्रिक्शन के बारे में समझ में आया कि फ्रिक्शन डज नॉट वांट रिलेटिव स्लिपिंग, डज नॉट वांट रिलेटिव स्लिपिंग नहीं चाहता है बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन डज नॉट वांट रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट्स हमने यहां पे सीखे अबाउट फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के बारे में पहला पॉइंट ये हो गया कि फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है, वो अपने मैग्नीट्यूड को जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। क्या करने के लिए? ताकि वो रिलेटिव स्लिपिंग को रोक सके। फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, उसके बाद वो स्लिपिंग को रोक नहीं पाता है। उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाइएगा तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। तीसरा चीज हमने सीखा कि फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकता है। क्या करने के लिए? अगेन रिलेटिव स्लिपिंग को ही रोकने के लिए। और उसका अंदर का इच्छा क्या है? वो अंदर से चाहता है कि दो सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में हैं वो आपस में कांटेक्ट में रहें, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना करें। तो ये सब पॉइंट्स हैं। लेकिन ये सब पॉइंट्स जिस फ्रिक्शन का है ना, वो वास्तव में स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये नया टर्म कहां से ले आए सर? ये नया टर्म कहां से आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन? अभी तक तो फ्रिक्शन सुन रहे थे, अभी अचानक से स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, हम लोग फ्रिक्शन को दो भाग में पढ़ सकते हैं। कैसे?
क्योंकि वास्तव में फ्रिक्शन जो अपना बिहेवियर शो करता है वो दो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे उस समय बॉडी रेस्ट में है। बॉडी किस में है? रेस्ट में है, स्टेशनरी है बॉडी। तो जब बॉडी स्टेशनरी होता है, बॉडी रेस्ट में होता है, उस समय जो फ्रिक्शन बॉडी में लग रहा होता है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक और स्टडी कर सकते हैं, एक और स्टडी कर सकते हैं ऐसे बॉडी का जो पहले से ही मोशन में है ना, बॉडी लिए और फेंक दिए, बॉडी लिए और फेंक दिए, मोशन में है, वो रुक जाता है कि नहीं? कौन रोकता है बताओ? उस समय भी फ्रिक्शन लगता है। उस समय भी क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। उस फ्रिक्शन का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो हमने स्टडी किया वो बॉडी एट रेस्ट पे किया कि नहीं? तो क्योंकि बॉडी एट रेस्ट पे किया इसलिए इसका नाम क्या रखना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन। और बॉडी इन मोशन पे करेंगे उसका क्या नाम रखेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि फ्रिक्शन मतलब ऑफिशियली पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या प्रॉपर्टी है, उसको डिटेल में देखेंगे, उसके इक्वेशंस को देखेंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्रिक्शन के टाइप पे, है ना। तो जैसा कि हमने देखा दो तरह का फ्रिक्शन हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कहीं कहीं आपको इसका तीसरा टाइप भी दिख जाएगा और उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब वास्तव में ये है क्या, हम आपको बताते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो स्टैटिक और काइनेटिक दो ही फ्रिक्शन पढ़ाते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक के अंदर ही आता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो एक वेरिएबल फोर्स है, ये हमने लिखा अभी। वो अपने डायरेक्शन को भी बदल सकता है और मैग्नीट्यूड को भी बदल सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिट है, हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को एक्सीड नहीं करा सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी ए टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होता है वो समझते हैं। इसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। देखिए ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे? एफ एस से। लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे डिनोट करेंगे? एफएस मैक्सिमम से। एफएस मैक्सिमम से मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक वेरिएबल वैल्यू है। ये क्या है? एक वेरिएबल वैल्यू। लेकिन जब उसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे वो फिक्स रहेगा कि नहीं? वो तो फिक्स रहेगा ना, मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स रहेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे एफ के से। किसे डिनोट करेंगे? एफ के से। अब देखिए समझिए इसको कि ये तो वेरिएबल है तो इसके लिए तो कोई इक्वेशन नहीं लिख सकते ना, ये जरूरत के हिसाब से बदलता है। लेकिन ये पक्का लिख सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कहीं ना कहीं एफएस मैक्सिमम से हमेशा छोटा रहेगा, बराबर भी हो सकता है ना। बराबर होगा तब तो इतना इसके बराबर होगा, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, और जीरो से बड़ा होगा। नेगेटिव फ्रिक्शन नहीं हो सकता है। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो एफएस मैक्सिमम से छोटा और जीरो से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। अब एफएस मैक्सिमम की बात करें कि इसका क्या सिचुएशन है, ये कहां पे होगा, तो ही उसी के हिसाब से तो ये डिसाइड होगा कि नहीं। तो एफएस मैक्सिमम जो होता है, एफएस मैक्सिमम, ये एफएस मैक्सिमम जो होता है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एन क्या है? एन है नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि हम लोग अभी तक नॉर्मल रिएक्शन को आर से डिनोट करते आ रहे हैं, तो आप चाहें तो आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफएस मैक्सिमम को हम लोग आर या एन लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर बुक्स में एन ही लिखा जाता है, तो चलिए एन ही लिख लेते हैं, है ना। एन लिख लेते हैं, एन।
तो एफ एस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन है क्या? नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये कैसे आप सोच पाइएगा कि अच्छा नॉर्मल रिएक्शन के भी प्रोपोर्शनल होता है ना? इसको समझने का कोशिश करिए। हम लोग ये कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? तो इसको विजुअलाइज हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो ब्लॉक है, ठीक है, मतलब एक ही ब्लॉक है, दो अलग अलग सिचुएशन में ड्रॉ कर रहे हैं। 10 kg का ही है और ये भी 10 kg का ही, ठीक। अच्छा, इस समय हम फोर्स लगाए और इसको मूव कराए, दूसरा इस समय भी फोर्स लगाए, मूव कराए। अरे दोनों में कहां सिचुएशन डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें आपका फ्रेंड 50 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, चढ़ के बैठ गया उस पर, है ना, ऐसे जोर से दबा दिया उसने। अब जोर से जब उसने दबा दिया है, आप देखिएगा कि इस 10 kg को मूव कराना आसान है और इस 10 kg को मूव कराना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल हो जाता है समझिए। यहां पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स को कौन अपोज कर रहा है? अभी अभी हमने देखा कि इसको कोई अपोज करता है तो फ्रिक्शन ही अपोज करता है, तो इसको फ्रिक्शन ही अपोज कर रहा होगा। और हम जब यहां लगाएंगे फोर्स तो भी फ्रिक्शन ही अपोज कर रहा है। इस फोर्स का औकात नहीं है कि इसको अपोज कर सके। क्यों? ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को नहीं मतलब वर्टिकल से और वर्टिकल फोर्स को नहीं मतलब हॉरिजॉन्टल से। तो इसीलिए इस फोर्स को अपोज ये फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बढ़ने से आपको मुश्किल होता है मूव कराने में, तो कहीं ना कहीं तो ये इससे रिलेटेड तो लग रहा है ना। कहां से ये रिलेटेड है भाई? ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। दिमाग में लगातार क्वेश्चन जा रहा है कि ये कैसे रिलेटेड हो गया? वर्टिकल फोर्स है, इसको हॉरिजॉन्टल से कैसे मतलब हो गया? तो वास्तव में ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आपको अपोज कर रहा है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इस पे डिपेंड कर जाता है। कैसे डिपेंड करता है? तो देखना ध्यान से, ये 50 लग रहा है ना नीचे, और एक लग रहा होगा 100 नीचे। क्यों 100 नीचे लग रहा हो बताओ? mg। 100 क्यों लग रहा है? mg। और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। इसमें देखो तो इसमें 100 और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब बताना भाई, इसमें नॉर्मल कितना होगा? 100। इसमें नॉर्मल कितना होगा? 150, क्योंकि ये नॉर्मल को इसको भी बैलेंस करना है और इसको भी बैलेंस करना है। तो ये नॉर्मल कितना होगा? 150। ये नॉर्मल कितना होगा? 100। आ रहा है समझ में? तो ये नॉर्मल 100, ये नॉर्मल 150, नॉर्मल बढ़ गया। और क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल पर, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल पर, इसलिए आपका जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अगर मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया तो आपको इसको मूव कराने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए आप देखिए, बुक को मूव कराना बहुत आसान। कोई आपका फ्रेंड बुक के ऊपर हाथ रख दे और जोर से दबा दे तो आपको उसी को मूव कराना मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों हो जाता है भाई? इसी की वजह से, इसी फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये फ्रिक्शन यहां से समझ में आता है, हम लोगों को सेंस डेवलप होता है। अच्छा, यही तो था जो हम लोगों को रोक रहा था मूव कराने से। अब सोचो, एक छोटा सा जो पत्थर होता है उसको मूव कराना कितना आसान है, लेकिन वही छोटा सा पत्थर जो दरवाजा होता है उसके अंदर रख दो। दरवाजा और फ्लोर के बीच में थोड़ा सा खाली जगह है, उसके बीच में कहीं से वो पत्थर फंसा दो। अब उस पत्थर को निकाल के दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले पत्थर का केवल अपना वेट फ्रिक्शन को हेल्प कर रहा था। अब जब वो दरवाजे से कांटेक्ट में आ गया है तो दरवाजा का पूरा वेट भी उसके फ्रिक्शन को मदद कर रहा है। तो अब उस पत्थर को निकालना मुश्किल काम हो जाता है। तो यहां से समझ में आता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं समझिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है कि नहीं? किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का। तो Fs max इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस क्या है? तो आपको याद होगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है इक्वालिटी का साइन आता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटे इक्वालिटी का साइन आए तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पे जो म्यू एस है वो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है भाई? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अरे बाप रे, ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का क्या नाम है भाई? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली ये 1 से छोटा होता है। जनरली ये क्या होता है? 1 से छोटा होता है। म्यू एस इज जनरली लेस देन 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एफएस मैक्सिमम क्या है। एक बार फिर से देख लें, जो एफएस मैक्सिमम है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उस बॉडी को मूव कराना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एफएस मैक्स बढ़ गया। अब एफएस मैक्स बढ़ गया तो हम लोग के लिए मुश्किल बढ़ जाएगा, मूव कराना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग यहां से समझें कि एफएस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वालिटी का साइन लाते हैं, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लिखते हैं म्यू एस। एस जो है वो सबस्क्रिप्ट में है और इसका नाम हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताना भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। हाँ, पर वो नॉर्मल के हिसाब से बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो सरफेस जो कांटेक्ट में है ना, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? जल्दी से लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस बहुत रफ होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दोनों सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है बहुत स्मूथ होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होगा। जितना ज्यादा रफ उतना ज्यादा वैल्यू म्यू एस का, जितना कम रफ उतना कम वैल्यू म्यू एस का। आई होप ये समझ में आया होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में है ना, वो आपस में कितना एरिया से टच में है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक दो फैक्टर हैं जिस पे वो डिपेंड नहीं करता है, वो भी लिखना जरूरी है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना, एक लिख लिए ना कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। सेकंड लिखिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब बहुत कम डिपेंडेंस है, अगर डिपेंडेंस होगा भी तो बहुत ही कम डिपेंडेंस है। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली कहते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब दो सरफेस का नेचर आप अगर एक जैसा है तो हो सकता है एक में वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में हो और एक में कम एरिया कांटेक्ट में हो। जैसे यहां पे देख लीजिए, इस फ्लोर के साथ ये बहुत कम एरिया कांटेक्ट में है और इस फ्लोर के साथ ये ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है। दोनों का अगर नेचर ऑफ टू सरफेसेस सेम है तो दोनों के लिए म्यू एस सेम होगा। ये काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन यही ट्रुथ है ना। मन में आएगा कि अरे सर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा म्यू एस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। एरिया कितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एरिया का नेचर कैसा है, वो एरिया रफ है या स्मूथ है, उससे इफेक्ट होता है। थर्ड एक और पॉइंट है कि डज नॉट डिपेंड ऑन म्यू एस। लिखिए, म्यू एस डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। हालांकि ये तो बॉडी रेस्ट में है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एफके के लिए, लेकिन यहां पे लिख लीजिए, है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, अब हम लोग यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, अब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से अपने मैग्नीट्यूड को भी बदलता था और डायरेक्शन को भी बदलता था, लेकिन ये केवल अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन इसका वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू जरूरत। डायरेक्शन कैन वेरी 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 अकॉर्डिंग टू
जरूरत के हिसाब से डायरेक्शन वेरी कर सकता है, डायरेक्शन वेरी करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डज नॉट वेरी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है इसका। हाँ, कांस्टेंट होने के साथ ये भी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन आप बदल दें तो ये वेरी कर सकता है। तो एफ के जो होगा ये भी अपने पड़ोसी की तरह, एफ एस मैक्सिमम की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। और फाइनली एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ऐसा लिखते हैं। एफ के इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? म्यू के इंटू एन लिखते हैं। एफ के क्या लिखते हैं? म्यू के इंटू एन, जहां के क्या है? अगेन सारा ऑलमोस्ट स्टोरी सेम है। उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जल्दी से लिख लीजिए, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखे सारे पॉइंट्स। पहला डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एरिया। नेचर ऑफ एरिया, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एकदम सेम डिपेंडेंस है। म्यू के का वही डिपेंडेंस है जो म्यू एस का डिपेंडेंस है। आई होप समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि म्यू के जो होगा वो स्लाइटली लेस देन और इक्वल टू म्यू एस होता है। म्यू के जो होगा वो स्लाइटली लेस देन और इक्वल टू म्यू एस होता है। मतलब ये जो म्यू एस है ना, उससे जस्ट थोड़ा बड़ा हो सकता, थोड़ा छोटा होगा म्यू के, है ना। मतलब म्यू के छोटा होगा और म्यू एस बड़ा होगा। और कितना बड़ा छोटा होगा? बहुत कम भाई। एग्जाम्पल एक लेके दिखा देते हैं कि कितना बड़ा छोटा हो सकता है। म्यू के अगर हो गया 0.18 तो म्यू एस होगा 0.2। ऐसा। तो इसीलिए कई बार न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस बनाते हुए आप देखिएगा म्यू दिया हुआ रहता है। कई बार क्या दिया हुआ रहता है? म्यू दिया रहेगा। वहां पे क्या ले लेंगे? इसको म्यू एस लेंगे कि म्यू के लेंगे? दोनों लेंगे, दोनों। अगर न्यूमेरिकल में म्यू दिया रहे तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट लेना है और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट उसी को लेना है। लगभग बराबर ही होता है दोनों, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के अलग अलग दिया रहे तो लेंगे, अलग अलग लेंगे। और अगर सेम दिया रहे, खाली म्यू दे दे, तो आप समझ लीजिए कि आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम दे दिया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक हम लोग नेचर ऑफ फ्रिक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब वास्तव में फ्रिक्शन का कॉज पूछता है कि व्हाई देयर इज फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन है क्यों भाई, क्यों लग रहा है, कौन लगा रहा है? तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन कौन लगा रहा है। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, बहुत स्मूथ कोई सरफेस आप ले आइए, बहुत स्मूथ, मतलब एकदम स्मूथ, एकदम चिकना, और उन दोनों सरफेसेस को आप कांटेक्ट में रख दें। आप तो समझ रहे हैं कि बहुत चिकना है, ऊपर से दिख रहा है बहुत स्मूथ, लेकिन जब आप वास्तव में उसका रियलिटी माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, है ना, ऐसे इतना को हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू तो वो कैसा दिखता है? देखिए, वो ये यही सरफेस है ना, ये वाला लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये मैग्नीफाई, हाईली मैग्नीफाई करके देख रहे हैं इसको, इसी को हाईली मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। ये जो दो सरफेस आपको बहुत स्मूथ दिख रहा है, वास्तव में उसमें क्या होता है? इर्रेगुलरिटी होता है। क्या होता है भाई? इर्रेगुलरिटी रहता है ना, खांचा जैसा। अब एक क्या होता है, जैसे ही दो सरफेस को रखे ना, तो एक के खांचे में दूसरा फिट बैठ जाता है। फिट बैठता है, जाके सट जाएगा, जाके चिपक जाएगा, जाके फंस जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन हो कोई दो सरफेस का, आप फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा बताइए? आप फोर्स लगाइएगा
तो वो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्शन देगा कि नहीं भागने से, तो भागने में ऑब्स्ट्रक्शन देता है, यही कॉज ऑफ फ्रिक्शन है ना। तो इर्रेगुलरिटी जो है ना, इर्रेगुलरिटी इन surfaces, irregularity in surfaces is the cause of friction। फ्रिक्शन का कॉज क्या है बोलो भाई? irregularity in surfaces। surfaces में जो irregularity होता है ना, माइक्रोस्कोपिक irregularity, उसी की वजह से फ्रिक्शन होता है ना। ये है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए एक और चीज है, रोलिंग फ्रिक्शन नाम का एक टर्म आप सुनेंगे, है ना, बुक्स में, किसी किसी बुक में शुरू में भी दिया रहता है, पर अभी उसका चिंता नहीं करना है। रोलिंग फ्रिक्शन अभी हमारे लिए नहीं है। क्यों? हम लोग केवल बॉडी को ऐसे स्लाइड कराएंगे, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है। जितना फ्रिक्शन पढ़े ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। आप देखे होंगे कि किसी बॉडी को रोल करना बहुत आसान होता है ना, रेक्टेंगल है चीज है, ऐसा रॉड है, आप सोचिए ऐसा रॉड, इसको अगर ले जाना हो, अब इसको घुमा घुमा के ले जा सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वहीं पे ऐसा हो, सोचिए कितना आसान होगा, कितना आसान हो गया इसको ले जाना, है ना। इस तरह का रोलिंग बॉडी हो, आराम से लेके घुमा दिए, घूम गया, है ना। तो ये रोलिंग वाला है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, इसीलिए किसी बॉडी, बहुत हेवी बॉडी, उसको भी रोल करा के आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन उसी को स्लाइड करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बहुत हेवी चीज़ है, साइकिल पे रख लिया और घूम गए, है ना, आराम से घूम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी उसको उतना वेट लगता है कि बहुत वेट है, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो आप रख लीजिए, आराम से साइकिल पे लेके चल दीजिए, हाथ से धक्का भी दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलाइए नहीं, धक्का भी दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? साइकिल को धक्का दे रहे हैं, साइकिल का जो पहिया है वो रोल कर रहा है ना। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको उसी बॉडी को धक्का लेके ऐसे रोड पे धक्का देते हुए जाना हो, या घर में ही धक्का देते हुए ले जाना हो, कितना मुश्किल हो जाएगा। 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो का वजन रहेगा तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले ये जो साइकिल पर ले जाते हैं तो रोलिंग लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से वो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, और इसकी वजह से आपको लगता नहीं कि इतना हैवी है। लेकिन जब रख दीजिएगा फ्लोर पर, उसके बाद धक्का लगेगा तो पता चलेगा अरे ये तो हिल ही नहीं रहा है। क्यों? वहां पे लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्यों रोलिंग फ्रिक्शन इतना कम होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग रोलिंग पढ़ेंगे। रोटेशन में आता है तब रोलिंग फ्रिक्शन आता है, वहां पे देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन का क्या रोल है ना। यहाँ पे अभी दिमाग नहीं लगाना है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। पहले जो पढ़ रहे हैं, जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, उसको अच्छा से समझिए, उसका अच्छा से एप्लीकेशन जानिए। तो ये हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बता दिए। ऐसा नहीं सोचना है कि रोलिंग फ्रिक्शन सर मेंशन ही नहीं किए। अब देखिए हम लोग मेनली वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे दिमाग लगा रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है उसको समझिए। उसमें हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का एक ग्राफ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब देखिए ये ग्राफ किस सिचुएशन का बना रहे हैं, पहले वो सिचुएशन को एनालिसिस कर लेते हैं, तब जाके समझेंगे कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए कि एक हेवी बॉडी है, ठीक है, हेवी बॉडी है। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं ताकि ग्राफ आप आराम से ड्रॉ कर पाइए, है ना। कितना ले ले मास इसका? 50 kg ले लेते हैं, हेवी मान लेंगे इसको, है ना। इसके लिए म्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा म्यू नहीं लीजिए, म्यू एस ले लीजिए और म्यू के ले लीजिए। म्यू दिया हुआ मान लीजिए 0.2 वही वैल्यू, और 0.18 ये ले लिए म्यू के। कोई ऊपर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहां से हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, यही एफ यहां पर है, मतलब अप्लाइड फोर्स यहां है और ये फ्रिक्शन है। अब ये अप्लाइड फोर्स हम वेरी कराएंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए एफ एस मैक्सिमम कितना होगा? एफ एस मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा जी? तो और ये उसके लिए तो म्यू एस इंटू एन चाहिए। अच्छा एन कैसे निकालेंगे? तो नीचे लगा दो 500 न्यूटन, लग जाएगा कि नहीं? अरे लग जाएगा ना, 50 kg का है, 50 × 10 500 न्यूटन।
क्या हो गया भाई, और ऊपर में लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर में लग गया क्या, नॉर्मल रिएक्शन। तो बता दो भाई नॉर्मल कितना हो जाएगा, देख के बता दो, इक्विलिब्रियम है ना, तो नॉर्मल 500 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। न्यूटन नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि एन कैंसिल ना कर दीजिए आप, नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं ना, एन सिंबल दे रहे हैं इसीलिए 500 न्यूटन है वो, तो न्यूटन लिखेंगे नहीं वहां पर। अच्छा म्यू एस है, तो म्यू एस 0.2 इंटू 500 क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आया 10 कट गया 50 इंटू 2 100, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 100 है भाई। जब तक आप 100 न्यूटन नहीं लगाइएगा तब तक तो हिलेगा नहीं, 100 न्यूटन जब तक नहीं लगाइएगा तब तक ये हिलेगा नहीं। अच्छा बताइए एफ के क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालने जरूरी है निकालना, तो ये 100 न्यूटन है, एफ के कैसे निकलेगा, तो 0.18 इंटू 500 यही तो आएगा ना एफ के, म्यू के इंटू एन होता है ना, म्यू के है 0.18, तो ये ऐसे हटाए तो कितना आ गया बताओ, 100 कट गया, 18 5 जा 18 5 90, है ना, 90 आया कि नहीं, एफ के इक्वल्स टू 90, समझ में, स्लाइटली लेस है कि नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें स्लाइटली डिफरेंस है। चलिए अब हम बताते हैं आपको, मान लीजिए हम 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, आप बताइए कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई। अभी बॉडी रेस्ट में है कि नहीं, बॉडी किस में है बोलो, रेस्ट में। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अगर जरूरत के हिसाब से लगेगा, हमने लगाया 20 वो भी लगाएगा 20, कब तक जरूरत के हिसाब से लगाता जाएगा, जब तक लिमिट ना पहुंच जाए। हमने लगाया 40 उसने भी लगाया 40, हमने लगाया 60 उसने भी लगाया 60, हमने लगाया 80 उसने भी लगाया 80, हमने लगाया 90 उसने भी लगाया 90, हमने लगाया 95 उसने भी लगाया 95 लगाएगा। लिमिटिंग पहुंचा है कि नहीं, अभी लिमिटिंग 100 है, तो 100 से पहले वो बात ही नहीं करेगा। काइनेटिक पे ध्यान मत दीजिए, रेस्ट में है बॉडी तो काइनेटिक पे ध्यान मत दीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू पे। तो हमने लगाया 20 उसने भी लगाया 20, यहां पे पॉइंट मिलेगा, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हमने लगाया 40 उसने लगाया 40, हमने लगाया 60 उसने लगाया 60, हमने लगाया 70 हमने लगाया 80 उसने लगाया 80, हमने लगाया 90 उसने लगाया 90, हमने लगाया 95 उसने लगाया 95, हमने लगाया 100 उसने भी लगाया 100। ये ग्राफ बन गया भाई, ये हमारा फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स उसके बीच का ग्राफ है। तो बताओ इसमें बॉडी रेस्ट में है कि नहीं, यहां है स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यहां लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन और बॉडी किस में है, रेस्ट में है। और हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं पता है कहां, हम लोग पहुंच गए हैं 100 न्यूटन पे, हमने लगा दिया 100 न्यूटन, फ्रिक्शन भी लगा चुका है, फ्रिक्शन भी लगा चुका है, फ्रिक्शन भी लगा चुका है 100 न्यूटन। अब ये वो पॉइंट है जहां लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गया। क्या पहुंच गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, रेस्ट में नहीं है बॉडी, रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। अगर 100 न्यूटन से जरा सा मूव करा दो, फूंक दो, बस फूंक दो और बॉडी मूव कर जाएगा। अब फ्रिक्शन का औकात नहीं है रोक लेने का। 40 तक औकात था, 50 तक औकात था, 60 तक औकात था, 70 तक औकात था, 80 तक औकात था, 90 तक औकात था, 95, 99, 99.9999 तक औकात था, 100 तक औकात है। लेकिन 100 जो मैक्सिमम पहुंच गया, इसके बाद अब फ्रिक्शन का औकात नहीं रोकने का। अचानक से हमने अपना फोर्स बढ़ाया हो चाहे नहीं बढ़ाया हो, हल्का सा बस फूंक दिया हो
अचानक से ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू अचानक से घट जाता है और घट के थोड़ा लोअर वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाता है। हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि वो अपना डायरेक्शन तो बदल सकता है पर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। आप अपना फोर्स बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो एक कांस्टेंट 90 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और उसी के साथ वैसे वैसे चलता चला जाएगा। सो वास्तव में ग्राफ कुछ इस तरह का है, ऐसे कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, फिर अचानक से कम हुआ और ये ऐसे चला जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, अचानक से थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। तो वो स्लाइटली इसलिए कम हो जाता है क्योंकि आप सोचिए कि जब वो बैठा हुआ था साथ में था तो वो जो आपको मैंने बताया था इर्रेगुलरिटी आपस में बहुत अच्छे से सेट है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से सेट है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन अब एक बार जब मूव करा दिए तो अब सेट होने का उसको टाइम नहीं मिल रहा, वो आराम से ऊपर ऊपर अब चल रहा है ना, तो इसकी वजह से सेट बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हल्का फ्रिक्शन कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन घट बहुत कम हुआ है ना, 100 था 90 हुआ है बस, ये वो भी इस वैल्यू के साथ 1.9 दिए 0.19 दिए रहते तो 95 रहता एंड सो ऑन। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ पूछा जाता है ना, यहाँ पे इरेगुलरिटी है, कई बार बुक्स में ऐसा भी ग्राफ दिया हुआ रहता है ना, यहाँ वाला जो चीज़ है यहाँ अचानक से क्या हो रहा है इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो वो बस वैसा ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए, इसको मिटाते हैं।